वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। तो हमने सबसे पहले क्लास 10th में एक डिफिनीशन लेवल की वीडियो उसमें प्रोवाइड किया था। तो बच्चों, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। और आज से हम टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल भी बोलते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों। अब आपका वीडियो हमेशा, यानी पर डे आपका वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपका कम से कम आपका जो भी सिलेबस है यानी 10th का, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यानी दिसंबर जनवरी यानी एग्ज़ाम से पहले 1 मंथ पहले ही मैं सारे यानी टॉपिक में कवर कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है, ए और बी लेना है। ठीक है। इसमें क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। तो बच्चों तो देखिए बच्चों, हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डिफिनीशन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए 2 पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r की वैल्यू ध्यान देना b से क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, या क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है? तो ध्यान देना, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग डिवीज़न मेथड पढ़े होंगे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। क्लियर है? और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये आपका क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। अब ध्यान देना बच्चों, तो कक्षा 8 में यानी 8th में आप लोग पढ़ चुके होंगे इसका रूल्स, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाज्य बराबर, क्या लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर, इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, शेषफल। क्या लिखूंगा? शेषफल। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इसको हम लोग डिवीजन बोलेंगे। ठीक है। और ये डिवाइडेंट होता है और ये क्वोशिएंट होता है इंग्लिश में, इसको रिमाइंडर बोलेंगे। क्लियर है? तो यानी भाज्य बराबर हमें मिलेगा क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस कितना होगा, शेषफल। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ भी मैंने क्या लिया है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिया है। कौन सी संख्या लिया है? धनात्मक हमें लेना है। कौन सी संख्या लेना? धनात्मक। वो भी कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? ए और बी होनी चाहिए। 2 पूर्ण संख्याओं के लिए q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से बच्चों समझना पहले इसके स्टेटमेंट को, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर मैंने a में, ध्यान देना, a में मैं क्या करूँगा, b से क्या करूँगा, भाग करूँगा। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी b से क्या होगी, बड़ी होगी। इसको आप पॉइंट को नोट करिएगा। a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और b वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? तो मैं a को यहाँ लिखूँगा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, और b से मैं क्या करूँगा, भाग दूँगा। ठीक है। और इसके बाद जब मैं इसमें भाग करूँगा तो मुझे यहाँ मिलेगा क्या, यानी भागफल मिलेगा। और जो यहाँ पे बचेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी q से हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलेंगे, और r से क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्लियर है? r से हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्लियर है? और q से हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, क्वॉशिएंट। क्लियर है। और तो यहाँ पे अगर हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान देना बच्चों, a बराबर, देखिए मैंने लिखा a बराबर, तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या, b इंटू क्यू होगा, b इंटू क्यू प्लस कितना r होगा। तो मैंने डिफिनीशन में लिखा भी था a बराबर कितना, बी क्यू प्लस कितना r। अब ध्यान देना r की वैल्यू b से क्या होगी, छोटी होगी। r की वैल्यू b से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, और 0 के बराबर होगी या 0 से क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईडीएल। ईडीएल मीन्स क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें सबसे पहले अगर हम कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे 11th है, और मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं। क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं, यानी 4 का टेबल्स पढ़िए, ये 11 से क्या हो, ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार, यानी 2 बार, यानी कितना होगा, 8 होगा। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 11 में से -8 कितना, 3 होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे होगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 11, b की वैल्यू कितनी, यानी 4 इंटू 2 और प्लस कितना r। अब ध्यान देना, यहाँ से अगर आप मैच करोगे तो यानी b वाली जो वैल्यू है r से क्या है, बड़ी है, यानी r की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यूक्लिड विभाजन लेम्मा का प्रोसेस यही होता है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे मान लेते हैं 125 यानी 25 का आप क्या करिए, डिवाइड करिए, तो एक यानी 25 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 125 से क्या हो, ज़्यादा ना हो, तो यानी कितनी बार जाए, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन करिए 5, यानी 5 का 2 में यानी कितना 10 होगा, और 2 कैरी होगा यानी 12 होगा, और ये कितना आया, 0। अब ध्यान देना, इसके मीन्स को समझना, यहाँ पे r की वैल्यू क्या आई, 0 आया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, q बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। अब अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना हो तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। अब ध्यान देना, a की वैल्यू कितनी है, 125 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, यानी 25 इंटू क्यू मीन्स कितना 5, और रिमाइंडर कितना है, 0। अब देखिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। अब देखिए, अगर मैं r की वैल्यू बोलूँ, r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। अगर मैं इसके जैसे मैंने डिफिनीशन में लिखा था, b की जो r की जो वैल्यू होगी b से क्या होगी, छोटी होगी, या क्या होगी, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या क्या होगा, 0 होगा, यानी बराबर होगा। तो अगर r की वैल्यू मैं यहाँ पे कितना लिखना चाहूँ, r की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ, r की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, यानी 0, तो r की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 25, b की वैल्यू कितनी है, 25। क्लियर है बच्चों। तो हाँ, आप यहाँ इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, ईडीएल का प्रोसेस लगा सकते हैं। तो इसमें हमने ईडीएल के बारे में समझा। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ सीखेंगे, उसके स्टेटमेंट को लिखेंगे, और उनसे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यानी 2 संख्याओं का मासा या 3 संख्याओं का मासा निकालना, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, इसका हम सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम ज्ञात करने की एक विधि होती है। यानी आपको दो पूर्णांक संख्याएं दी रहेंगी या 3 दिया रहेगा, तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे।
और मासा निकालने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसका देखिए स्टेटमेंट क्या है, देखिए जिसके अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार हैं कि a अभी मैंने जस्ट बताया भी था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, a की वैल्यू जो होगी b से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तब हम लोग इसका मसा निम्न चरणों के अनुसार क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है a और b के लिए ईडीएल मीन्स यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करके हम लोग क्यू और r इस प्रकार लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस r। मैंने यहाँ पे बताया भी था आगे, यानी पीछे भी मैंने जस्ट बताया। इसके बाद सेकंड जो है, यदि r की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो, यदि r की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाती है, तो हम लोग b पूर्णांकों में यानी a और b का वही क्या होगा, मासा होगा, यानी जो लास्ट में लिखा रहेगा यानी जो भाजक होगा वही उसका क्या होगा, यानी मासा निकल कर आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यदि r की वैल्यू क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यदि r की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर नहीं होता है तो b और r के लिए हम लोग ईडीएल का प्रयोग पुनः करेंगे। जब तक r की वैल्यू क्या हो, शून्य ना हो जाए, तब तक हम ये प्रक्रिया जारी रखते हैं। यदि r की वैल्यू अगर शून्य हो जाएगी यानी शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा, वही उसका क्या होगा, मासा जो भाजक होगा। क्लियर है। देखिए उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, जब तक कि शेषफल क्या हो, शून्य प्राप्त न हो जाए। तो बच्चों, तो इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभिष्ट क्या कहलाता है, मासा। क्लियर है। तो देखिए हमने स्टेटमेंट को समझा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बताते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लिखेंगे, यानी क्वेश्चन मैंने लिखा, ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 तथा 1288 का मास ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है, मासा निकालना है। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यानी दो संख्याओं का क्या निकालना है, HCF यानी मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले हल लिखेंगे यानी सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए 1288 और 575, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने बताया था जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम लोग A मानेंगे और जो वैल्यू छोटी होगी उसको क्या मानेंगे, B। तो यानी 1288 क्या है, A की वैल्यू होगा और 575 क्या होगा, B की वैल्यू होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 1288 यानी भाग किससे करने वाला हूँ, 575। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसमें 5 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, यानी 12 से ज़्यादा ना हो, यानी 2 बार जाएगा। 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना मिलेगा, यानी 0। इसके अब 2 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करिए, यानी 14 होगा। 14 और 1 कैरी यानी 15, 1 कैरी। 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन यानी 10 होगा और 1 कैरी यानी 11। अब ध्यान देना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 में से 5 यानी 3 और 2 में से 1 घटाइए, 1 मिला। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे बात आती है, ये 138 है और ये कितना है, 575 है। अब इसमें बताइए A वाली वैल्यू कौन सी होगी और B वाली वैल्यू कौन सी होगी। जो बड़ी होगी उसको हम A मानेंगे और जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो ध्यान देना बच्चों,
अब यहाँ पे मैं अगेन प्रक्रिया यानी जो छोटी होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे बाहर, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगा उसको क्या लिख देंगे अंदर। क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया। अब ध्यान देना, हम 13 दो संख्याओं को लेते हैं, हम टेबल पढ़ेंगे। 13 का टेबल पढ़िए और कितना यानी 57 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, यानी 4 बार जाएगा, यानी 13 4 जा कितना होगा यानी 52 होगा, यही ना। तो यानी 57 से क्या है यानी कम है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 4 का 8 में यानी 2 मिलेगा, ठीक है, 3 कैरी होगा। अब 4 का 3 से करिए यानी 12 और 3 यानी कितना होगा 15 होगा, 1 कैरी। अब 4 का 1 से करिए यानी 4 का जब 1 से करेंगे यानी 4 मिलेगा और 1 कैरी जो था उसको ऐड करिए। अब ध्यान दीजिए 5 में से 2 घटाइए तो कितना मिलेगा मुझे 3 मिल जाएगा। अब 7 में से 5 घटाइए 2 मिला, 5 में से 5 घटाइए 0 मिला। क्लियर है। अब ध्यान देना यहाँ पे ये 23 यानी छोटी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, तो इसको हम अंदर रखेंगे। देखिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा भी था ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक यानी r की वैल्यू क्या हो 0 ना हो जाए। तो देखिए r की वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ये जो चीज़ है आप यानी 5th में आप पढ़ चुके होंगे, यानी मसा ज्ञात करना यानी भाग विधि से, ठीक है। तो यानी 2 का यानी अब यहाँ आप टेबल पढ़िए यानी 6 बार जाएगा, 6 का 3 से यानी 18, 1 कैरी यानी 12 यानी 13। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, यानी शेषफल क्या आ गया 0। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था यहाँ जो होगा यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाजक, यानी भाजक जो रहेगा वही उसका क्या होगा मसा। अब देखिए इसका लिखने का प्रोसेस क्या है। लिखने का प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बताया कि हम लोग a बराबर b गुणे q और प्लस कितना r में लिखते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ बताया था ये स्टेटमेंट, ये चीज़ ध्यान देना। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप रखते जाइए 12 88 इक्वल टू। अब इसका इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन यानी 575 इंटू कितना 2 और प्लस क्या लिखेंगे r यानी 138। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए और 138 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1288 होगा, ठीक है। इसके बाद यानी हम कितना लिखने वाले हैं इसको ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो यानी संख्या है इसको हम पहले लिखेंगे यानी 575 इक्वल टू, अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा यानी 138 इंटू, ध्यान देना ये चीज़ संख्या हुई। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करूँगा यानी 138 इंटू कितना 4 प्लस, अब देखिए शेषफल कितना आया था 23। क्लियर है। अब ध्यान देना मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा यानी 138। अब ध्यान देना ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं इसको पहले लिखूँगा यानी 23, ठीक है। इसके बाद देखिए 138 मैंने लिखा, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा यानी 23 इंटू कितना 6 और प्लस कितना मिला है 0। क्लियर है। तो मैंने बताया यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों इस पॉइंट को, और यहाँ पे देखिए यहाँ निकल के आया मासा कितना निकल के आया यानी 1288, 575 का HCF कितना मिला 23। क्लियर है। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा यानी फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। यानी अगर मैं यहाँ से भी लिखना चाहूँ तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ HCF यानी कितने का 575 यानी 1288 का मासा कितना होगा 23। तो चाहे आप ये प्रोसेस अपनाइए और चाहे ये प्रोसेस अपनाइए। देखिए ये प्रोसेस आप तभी लगा पाएंगे जब इसका यूज़ करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का यूज़ करेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग यानी दो संख्याओं का मसा सीख लिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी तीन संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से यानी 180, 252 तथा 324 का मसा ज्ञात कीजिए। क्लियर है। यानी देखिए इसमें कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं, ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए लिखने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले ध्यान देना हम सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो बच्चों इसमें आप ये बताइए इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप बताएंगे 3 यानी 24 क्या है? बड़ा है। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है? यानी 252। इसके बाद कौन सा? यानी 0। क्लियर है। यानी मैं क्या लिखा हूँ इसको, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखा, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम में, ठीक है। तो ध्यान देना इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, यानी 324 यानी 324। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल होगा। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों हम इसको ए लेट करेंगे और इसको बी लेट करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट बताया भी था, हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या ले लेंगे, ए और बी में हम डिवीज़न करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, 324 को यानी किससे डिवाइड करेंगे? 252 से। यानी ध्यान देना हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 2 का टेबल पढ़िए 3 से, यानी ज़्यादा ना हो, यानी 1 ही बार जाएगा, यानी 252 आ गया। क्लियर है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा, ठीक है, इतना मिला। अब देखिए 72 है और ये 252 है, तो यानी 72 बाहर होगा और 252 क्या होगा, अंदर होगा। अब हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 25 से क्या हो, ज़्यादा ना हो। क्लियर है बच्चों। यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का टेबल पढ़िए, यानी कितना होगा, 3 का जब टेबल पढ़ेंगे यानी 6 मिलेगा, और 3 का यानी 21। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों मैं इसमें कैरी लूँगा, यानी 12 में से 6 माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 मैं घटाऊँगा तो कितना मुझे मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहाँ 2 में से 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। अब यहाँ 36 आए, यहाँ कितना 72, यानी 72 ज़्यादा है 36 से, तो 72 को हम लोग क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, और 36 क्या करेंगे, बाहर। और ये प्रक्रिया कब तक रहता है, जब तक यानी r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना हो, ठीक है। तो यानी 3 का आप टेबल, यानी 3 का टेबल पढ़िए, यानी 7 से ज़्यादा, यानी 2 बार जाएगा, कितना होगा, यानी 72 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। तो मैंने यहाँ बताया भी था इसका एचसीएफ, अब बताओ कितना होगा। यानी अगर हम मासा की बात अगर करें, यानी किसका किसका, यहाँ पे 324 है और कितना 252 का एचसीएफ कितना आया, 36। क्लियर है। अब अगर मैं इसको ईडीएल में अगर लिखना चाहूँ तो ध्यान देना बच्चों कैसे लिखेंगे ईडीएल में। यानी मैं क्या लिखूँगा, 324 इक्वल टू, यानी 252 का 1 में, यानी 252 इंटू कितना 1 प्लस कितना होगा 72। अब मैंने बताया था इसको यहाँ पे लिख देना 252 इक्वल टू, अब 72 को यहाँ पास मिलाइए, 72 इंटू, देखिए 252 72 इंटू कितना 3 और प्लस कितना होगा बच्चों 36। अब मैंने बताया था 72 को आप लिखना इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 36 इंटू 36 का मल्टीप्लिकेशन यानी 2 में, शेषफल कितना मिलेगा 0। अब मैंने यहाँ पे बताया था यहाँ पे जो संख्या बचेगी यानी जो नंबर्स बचेगा ये इसका क्या होगा, मासा होगा 36। अब बच्चों ध्यान देना ये आपका मासा नहीं हुआ, ठीक है। अभी मुझे एक संख्या और बचा है, यानी 2 संख्याओं का कोई भी 2 नंबर्स आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 संख्या का मासा निकाला। अब देखिए तीसरी संख्या कितना है, 138 है, 180 यानी 180। तो 180 का देखिए इसमें 2 प्रोसेस हैं, या तो मैं क्या करूं 252 में 180 से डिवाइड करूं,
या मैं क्या कर सकता हूँ, 180 बचा हुआ है, सबसे सिंपल मेथड देखिए ध्यान से, 180 बचा है और मैं क्या करूँ, यानी इन दोनों का मासा तो मैंने निकाल लिया 36। अब यही एक ही नंबर बचा है, अब एक नंबर में यानी मैं सेकंड नंबर से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। मैं इसको ए लेट करूँगा, इसको बी, क्यों, क्योंकि ए वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है और बी वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ध्यान देना बच्चों, हम इसी में कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 180, और 180 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, यानी 36 से। अब 36 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, यानी 3 का टेबल पढ़िए, यानी कितनी बार जाएगा, यानी 6 बार। अगर मैंने 6 बार ले गया, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं 6 बार ले जाता हूँ तो देखना ये 36 यानी 18 कितना होगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है, यानी ज़्यादा हो गया। तो जब भी आपका इक्वल बार जाता है तो आप एक अंक क्या करना, कम ले जाना, यानी 5 बार ले जाइए। 5 का टेबल पढ़िए, यानी कितना मिलेगा, 0। अब 3 कैरी होगा, 5 का 3 से यानी कितना, यानी 15 होगा। 15 में 1 यानी 3 कैरी था, 15 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 180 होगा। अब माइनस करिए, कितना मिला, 0। अब ध्यान देना बच्चों, मैंने यहाँ बताया भी था, यहाँ जो बचता है यानी वही उसका क्या होगा, मासा होगा, यानी 36 मिला। अब ध्यान देना, मुझे इसको लिखना कैसे है, 180 इक्वल टू 36 इंटू कितना 5 और प्लस कितना 0, ठीक है। तो मासा निकल के कितना आया, मासा कितना आ गया बच्चों, यानी 36। अब मुझे लिखना कैसे है, लिखना क्या कैसे है, जो 3 संख्याएं दिया हुआ, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं HCF लिखिए, HCF लिखिए या मासा लिखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखिए। तो ये कितनी संख्याओं का था, 180, 252, 324 इक्वल टू मासा कितना आया, 36। तो ये बच्चों आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। तो यानी आज के लेक्चर में हमने 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखा और 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखा, यानी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने क्या सीखा, HCF ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।